Hello, hi everyone, good morning. Today's session will be all about how to prepare for Delhi Judicial Services. I am specifically dealing with the Delhi exam. Before moving into the video, I would like to say that I have been encountering with people, and my students, my juniors are also saying this, that ma'am, we clear pre, but we are not able to clear mains exam. We are feeling low, we are feeling irritated, we are feeling frustrated. So friends, let me be very clear, ये कोई हलवा नहीं है जो आपने खा लिया. बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है. हम लोग जब तक समझ पाते हैं कि हमारी गलतियाँ कहाँ थी, तब तक बहुत देर हो जाती है और हम काफ़ी बार ट्राई करके एकदम इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं. बट जो लोग 4 साल इसी के लिए भाग रहे हैं, इसी के पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं किया उन्होंने, तो नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू गो बैक. Like you cannot start your practice altogether, like if you don't have a background of advocate. I'm not saying that you can't do it, but it is like when you are into it, you have to do it. Secondly, तो मेजर प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो ये होती है कि प्री क्लियर हो जाता है, मेंस नहीं हो पाता है, मेंस का पता ही नहीं लगता है, हाथ पैर फूल जाते हैं. 1 महीने का टाइम, 15 दिन का टाइम, दिल्ली में तो 15 ही दिन का टाइम मिलता है, 20 दिन का टाइम मिलता है, मैक्स टू मैक्स 30 डेज मिलता है. यूजुअली कुछ स्टेट्स में 30 मिल जाता है, कुछ स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है. दिल्ली में कम मिलता है, यूजुअली 30 नहीं मिल पाता है. तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आज तक अभी तक जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए. आपने जो पेपर दिया, आप ये सोचिए आप पहली बार अब पेपर देने बैठेंगे. आप भूल जाइए कि आपने प्री दिया, आप भूल जाइए कि आपने मेंस दिया, बिकॉज नाउ यू कैंट हैंडल दैट पास्ट को आप नहीं लेके आ सकते. प्रेजेंट में आप कर सकते हो, और प्रेजेंट में अगर आप करना चाहते हो तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना होगा. बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए. ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. हो जाता है, ऐसा भी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता है, बट येस समटाइम्स इट टेक्स टाइम एंड यू गिव योरसेल्फ अ बिट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और बिल्कुल हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ. इट इज़ जस्ट अबाउट हाउ यू टेक अप, मतलब आप किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं इसके लिए. I have been making mistakes. I am also into it. I am making still. Sometimes I think like I have made some mistakes, and yes, करते हैं. लेकिन अगर आप उन मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनसे सीख लें तो दैट इज़ गोना बी हेल्पफुल फॉर यू. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सबसे पहली मिस्टेक बताना चाहूँगी आपकी, वो ये है कि आप एक स्टेट नहीं पकड़ते हैं. मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोला है कि आप अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट फिक्स कर लीजिए. अब मैं स्पेसिफिकली क्योंकि दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं कि दिल्ली का एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है. हमें पता है कि ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज. तो सबसे पहले हम बात अगर करते हैं प्री की बात करते हैं. आप ये एनालाइज कीजिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जो सिलेबस है दिल्ली जुडिशियल एग्ज़ाम्स का, उसके प्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, CPC आता है, CRPC आता है, IPC आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, पार्टनरशिप एक्ट आता है, प्रिंसिपल्स गवर्निंग आर्बिट्रेशन लॉ आता है, एविडेंस एक्ट आता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है, लिमिटेशन आता है, इंग्लिश आती है और GK आती है. सबसे पहली चीज़ अब मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगी कि आप ये एनालाइज कीजिए इसके बाद कि मेंस में क्या आता है. मेंस में देखिए सबसे पहले पेपर 1 होता है, जिसमें आपका ऐसे GK लैंग्वेज पेपर होता है. लोग इसको पहले से नहीं करते हैं, और ये 250 नंबर का आता है और इसमें ही मिस्टेक करते हैं, जबकि इसमें आप मार्क्स फेच कर सकते हो. दूसरा चीज़, सिविल लॉ 1 का पेपर जो होता है वो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडिया पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल लॉज, लॉ ऑफ टॉर्ट्स. फिर जो आपका पेपर 2 आएगा, सिविल लॉ 2 आएगा, उसमें आएगा CPC लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन. उसके बाद अगर आप क्रिमिनल लॉ पे भागते हैं तो आपका आएगा CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट. हमने देख लिया सिलेबस क्या है, प्री में क्या है, मेंस में क्या है. अब एनालाइज कीजिए कॉमन सब्जेक्ट्स क्या है प्री और मेंस के, जिसको आपको फोकस करके पढ़ना है.
दिल्ली में अगर आप देखते हैं तो अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट्स फोकस करके पढ़ लिए, आपका दिल्ली क्लियर है। सबसे पहले सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉज जो है उस पर आपको अपना कमांड बनाना है, क्योंकि जो दिल्ली का पेपर है वो पूरा अप्लाइड है, और पूरा अप्लाइड होने का मतलब है कि आपको रटा रटाया नहीं मिलेगा। यू कांट मग अप एवरीथिंग, यू हैव टू एनालाइज कि अगर ये करंटली अगर आपके आगे ये कोई इस तरीके का केस आ गया तो आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो आपको वो करना है, आपको इस तरीके से अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना है, इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उस पर्टिकुलर आंसर का क्वेश्चन दे सके, आंसर दे सके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि कौन सा कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम एनालाइज करें कि प्री और मेंस के लिए कैसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, तो वो है सीपीसी कॉमन है, सीआरपीसी कॉमन है, आईपीसी कॉमन है, इंडियन एविडेंस एक्ट कॉमन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कॉमन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, specific relief act, limitation act, and English and GK. These are the common subjects which you have to prepare, be it pre, be it mains. ठीक है, हमने एनालाइज कर लिया, पूरा एक चिट्ठा खोल लिया हमने। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि आप पेपर की तैयारी करते हैं, आप प्री के हिसाब से करते हैं, मेंस में आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि 15 दिन का टाइम पीरियड, उसमें आपको एसए भी करना है, इंग्लिश भी करनी है, आपको प्रोसीजरल लॉज भी करने हैं, सब्जेक्टिव लॉ भी करने हैं, प्लस जो पेपर आता है वो ऑल टुगेदर अप्लाइड आता है। तो आपको कोई ऐसा भी नहीं है कि आपने एक फॉर्मेट बना लिया और उसको आपने मकअप कर लिया। यस, तो सबसे पहले मैं आपको जो राय देना चाहूँगी वो ये है कि गो फोकस ऑन लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट ऐसे लिखना शुरू करो, रोज एक ऐसे एक टॉपिक निकालो, लीगल करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं गूगल इट आउट, एक लिस्ट बना लो, और रोज एक पर्टिकुलर ऐसे के ऊपर आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे। मैं आपको पूरा ऐसे एज इट इज पैराग्राफ्स वाइज नहीं लिखने के लिए कह रही हूँ, सिर्फ आप बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे जिससे कि आप उनको बार बार देख सकें, बस गो थ्रू कर सकें। जब आप ऐसे लिखने बैठे तो आपको सोचने की उतनी ज़रूरत ना पड़े, आपके पास पॉइंट्स हो। दूसरी चीज़, जर्नल नॉलेज के लिए आपको मैं कुछ किताबें बता देती हूँ जो आपकी प्री मेंस दोनों में काम आएगी। मेंस में जनरल नॉलेज में सिर्फ 10 लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, और हो गया आपका जीके का। तो वो करंट लीगल टॉपिक्स ही होते हैं, उस समय के सिनारियो में जो करंट लीगल एस्पेक्ट्स पे चीज़ें चल रही हैं, बातें हो रही हैं, वो उसी के बेसिस पे आएगा मेंस के अंदर। प्री के अंदर की आपको जीके कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपको अगर आप लूसेंस पढ़ सकते हैं, पैसे तो लूसेंस पूरी पढ़ नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि वो IAS PCSJ के बारे में बात करने के लिए ज़्यादा होती है, बट आप लूसेंस की मिसलेनियस पोर्शन को कर सकते हैं। प्लस न्यूज़ एंड इवेंट्स करके एक स्मॉल मैगजीन आती है, हर महीने की अलग अलग आती है, आप उसको कीजिए, उससे बहुत कुछ आता है पेपर के अंदर। आप मनोरमा ईयर बुक अगर पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पेज टू पेज पढ़ना है, आप एनालाइज कर लीजिए पेपर की कौन सा कोर एरियाज है जो डील करता है, आप वो पढ़ सकते हैं, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। उसके अलावा एक जीके टुडे की ऐप आती है, यू कैन डाउनलोड दैट ऐप, यू विल गेट एन हेल्प थ्रू दैट। उसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे रोज़ के जो आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं द हिंदू पढ़िए, लोग कहते हैं द हिंदू अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है और आपको देना है तो आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर सारा का सारा जुडिशियल सर्विसेज के उससे होता है, उसमें सारा लीगल करंट अफेयर एडिटोरियल वगैरह उसका सारा पूरा देख लीजिए आप अच्छे से। उसके हो सके तो कुछ क्लिपिंग्स बुलेट पॉइंट्स देखिए। उसके अलावा मैं एक जो सजेशन और अभी यहाँ पे देना चाहूँगी कि ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं हम। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल साइंस की एक क्लास 10th की किताब आती है, वो NCERT की किताब है, इंग्लिश वर्जन भी आता है उसका, हिंदी वर्जन भी आता है, ले लीजिए और एक एक पैराग्राफ एज इट इज़ है वो इंग्लिश वाला हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, हिंदी वाला इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में आती है, इसलिए एक अलग किताब बनाइए, एक अलग बुक बनाइए, कॉपी नोटबुक बनाइए इसके लिए, और रोज़ एक पैराग्राफ आप 10 मिनट के लिए करेंगे ही करेंगे, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसको अगर आपने छोड़ दिया आप समझ लीजिए आप लूज़ कर जाएंगे, आप मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये वाला एरिया यूजुअली लोग नहीं फोकस करते हैं, ऐसे नहीं फोकस कर पाते हैं उतना, एंड मोमेंट पे करने की कोशिश करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। 15 दिन के टाइम पीरियड में आप इतना मगअप नहीं कर पाएंगे, तो आप आज से करना शुरू करेंगे। आई बेट
आप जब तक पेपर में बैठेंगे यू आर गोइंग टू बी फ्री ऑफ माइंड, यस आई नो इट, मैं ये कर लूँगा। आपके 250 में से 200 नंबर तो कहीं नहीं गए। उसके बाद मेजर बात आती है कि अब आप प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। आप मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। आप मेंस में किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे उस तरीके से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। एक एक चैप्टर एक एक सब्जेक्ट उठाइए, अपने आप को डिवाइड कीजिए, हफ्ते में क्या करना है, महीने में क्या करना है, इतने दिनों में क्या करना है, और कितना कितना हमें सब कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने बैरक पढ़ लिया, सिर्फ आपने नोट्स पढ़ लिए और खाली एक नोट्स आपके काम नहीं आएगा। आपको उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्री के हिसाब से आते हैं वो भी करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आपको उसका मेंस के हिसाब से भी करना है, उसका करंट में अगर कोई एस्पेक्ट चल रहा है तो वो भी देखना है, उसका हर एंगल से डायसेक्शन करना है। बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर से, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड वाले टॉपिक की, आपको सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में। अगर कोई लेटेस्ट जजमेंट आई है वो पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट्स क्या कहती हैं वो पता होना चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब होगा कब नहीं होगा, क्या सर्कमस्टांसेस है, वो आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका। उसके अलावा उससे रिलेटेड और कुछ भी आ जाए वो आपको 110% हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। और बुक्स की सजेशन जहाँ तक रही इसके लिए, तो मैं आपको एक जैन की एक किताब आती है सजेस्ट करती हूँ, वो कर सकते हैं आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए। उससे आप कुछ उठा सकते हैं, लेकिन आपको गूगल आउट भी करना पड़ेगा आपको और बुक्स भी लेनी पड़ेंगी, उससे मिला जुला कर अपना पढ़िए, लेकिन उसका सारा एस्पेक्ट कवर अप होना चाहिए। अब जैसे सीपीसी है, सीपीसी में इंजंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इंजंक्शन कितने तरीके की होती है, मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होती है, टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होती है, और आजकल एक नया इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट चला है डायनामिक इंजंक्शन क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है 2018 में। तो आप किताब उठाइए, उसमें एनालाइज कीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, फिर ये एनालाइज कीजिए कि लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन 110% लास्ट 10 ईयर्स में आ रखा है वो पहले प्रिपेयर होगा, उसके बाद आपका और कुछ प्रिपेयर होगा। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि प्री में तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, प्री में तो आर्बिट्रेशन एक्ट भी आता है। अब मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये मेंस में नहीं आता है, सिर्फ प्री में आता है, तो इसको सिर्फ आप बेयर एक्ट से करिए, इसको सिर्फ आप बेयर एक्ट से करिए। आपको घुसने की उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आपके लिखने के लिए नहीं आएगा मेंस के हिसाब से। तो आपको सिर्फ उसका बेयर एक्ट का पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट में क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हैं और कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। एटलीस्ट उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कोर एरियाज़ हैं पॉलिटी से रिलेटेड, वो ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके अलावा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन इतना नहीं होता। जैसे अगर आप 2019 का पेपर देखेंगे तो उसमें कितने सुप्रीम कोर्ट और कितने हाई कोर्ट हो गए हैं वो भी आया था, वो लेटेस्ट था कि आप कितने बढ़ गए हैं, या आपके सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने बढ़ गए हैं, बढ़े हैं, हमने वो किया है। तो वो लेटेस्ट एस्पेक्ट था लीगल का जो कि पॉलिटी से रिलेट करता था, तो वो आ सकता है। तो अपना जो ध्यान है वो इस तरीके से रखिए कि आप उसको कवर अप कर सकें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ही मेरी टिप जो दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली लोगों से है, वो पहली चीज़ ये कि आप एसए को, जीके को और लैंग्वेज को बहुत हल्का लेते हैं। आप ये सोचते हैं मेरा पहले प्री क्लियर हो जाए फिर मैं मेंस के लिए तैयारी करूँगा, नहीं, गलत। आपको पहले ये सोचना है कि मुझे मेंस कैसे तैयार करना है, फिर आपको प्री की तैयारी करनी है। अगर आप उल्टा चल रहे हैं तो प्लीज़ बदल दीजिए अपनी स्ट्रैटेजी को और आ जाइए मेरी स्ट्रैटेजी पे। और मैं आप लोगों से शर्त लगाती हूँ कि आप 3 महीने के अंदर ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। 3 महीने की पढ़ाई से आपका ये पेपर प्री और मेंस दोनों क्लियर होगा। आप इंटरव्यू में बैठे होंगे, बट शर्तें जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप कीजिए। आपको ऐसे रोज़ करना है, रोज़ एक लीगल करंट अफेयर का टॉपिक आपको रोज़ लेके आना है, आपको रोज़ उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा जीके तो आप रोज़ करेंगे ही क्योंकि करंट है। उसके अलावा जो हम ट्रांसलेशन एंड के लिए छोड़ देते हैं वो आप नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अगर आपकी हिंदी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करती हूँ। ASAP लॉ पब्लिकेशन की किताब है जो हिंदी के वोकैबुलरी के लिए सबसे अच्छी मानी गई है, और वन ऑफ दी जुडिशियल ऑफिसर जो बन चुकी हैं 2018 में, रैंक 15 थी उनकी, उन्होंने ये बुक पढ़ी थी, सजेस्ट की है। एंड आई हैव बीन वॉचिंग
so many videos and preparing and getting to know कि exactly क्या चीज़ हम ले जिससे कि हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। तो उसके लिए मैंने एक ये बुक खुद भी देखी है, इट इज़ अ वेरी गुड बुक। उसके अलावा न्यूज़ एंड इवेंट्स की जो मैंने मैगज़ीन आपको बताई है वो इट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप क्लियर करेंगे, ज़रूर करेंगे। 110% आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक कंप्लीट। अब आप आते हैं इंग्लिश के पार्ट में। इंग्लिश में आता है एडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम। आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ कीजिए, 10-10 करके रोज़ कीजिए। आप सिनोनिम एंटोनिम कर पाएंगे, एडियम फ्रेजेस कर पाएंगे। आप ये समझ लीजिए वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से हुआ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, और मतलब पूरा जो इंग्लिश का टॉपिक है एक 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 धीरे धीरे करके रोज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आप अपने अंदर चेंज पाएंगे। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, बस इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। जब आप मेंस और प्री क्लियर कर लेते हैं तो आपकी बारी आती है इंटरव्यू की। देखिए, आपने अगर मेंस और प्री क्लियर किया है तो बिल्कुल 110% आप ये समझिए कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। और मेंस में अगर आपने अच्छी स्कोर की है तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंटरव्यू क्लियर करने से। और इंटरव्यू में इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू से पहले अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को बहुत अच्छे से बिल्कुल रिजनरेट कीजिए। आप अच्छा फील कीजिए, रिफ़्रेश कीजिए, पॉजिटिव फील कीजिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा सा फेरबदल करने की अच्छे से, मतलब उसको पैम्पर करने की कोशिश कीजिए। अब बेसिकली कहने का मतलब है कि आप जितना काम रहेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वो यही देखते हैं कि कितनी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आ जाए, बट एज अ जज आपको काम रहना है, आपको काम रह के अपना डिसीजन लेना है, आपको वो अपीयरेंस दिखानी होगी अपने अंदर। दूसरी चीज़, आपको अगर ज़्यादातर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो प्रोसीजर लॉ से पूछेगा, बट ऑब्वियसली या फिर आपके करंट अफेयर्स से पूछ लेगा। कुछ लीगल करंट अफेयर्स एक दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उस दिन का सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए पे इंटरव्यू पे जाने से पहले। और दूसरी चीज़ ये आती है कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। आपका ड्रेस कोड या तो एक साड़ी या ब्लैक वाइट सलवार सूट, आपकी पोनीटेल बनी हुई, नो मेकअप, आप बिल्कुल सिंपल सोबर बन के जाएंगे। साड़ी हो तो बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड वाइट साड़ी हो, लाइट कलर की साड़ी होनी चाहिए बेसिकली, आधा बेज, ब्लैक, वाइट। आपकी वॉच बहुत ही स्लीक होनी चाहिए, नॉट ज़्यादा क्लमजी टाइप की नहीं हो। स्लीपर्स आपकी खटखट ना करें, आपकी स्लीपर्स इस तरीके की होनी चाहिए जो आपका, मतलब वो होता है ना एक खटखट वाली चीज़ और एक ऑरा बनाने वाली चीज़ की यस दिस पर्सन हैज़ दैट पर्सनालिटी कि वो जज बन सकता है और उस कुर्सी पे बैठेगा तो उसके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होगा। उसके अलावा अगर मैं आपसे और थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँ तो वो ये होगा कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीआरपीसी, सीपीसी कैसे पढ़ना है, मगिंग अप बहुत इम्पॉसिबल हो जाती है, उसके लिए हम क्या करें। तो मैं सीपीसी की एक मुल्ला की एडिशन आई है, की टू इंडियन प्रैक्टिस, पतली वाली, मोटी वाली बड़ी वाली मुल्ला नहीं कह रही हूँ मैं, पतली वाली। उससे बहुत गाइडेंस मिलेगी, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके की लैंग्वेज लिखनी है, प्लस आपको प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी पता चलेगा। उसके अलावा एक दिल्ली हाई कोर्ट में पीडीएफ अपलोड होती है हर उसमें, ठीक है, हर महीने। उसमें सारा सीक्वेंस से बता रखा है, सीपीसी भी सारा सीक्वेंस प्रोसीजर बता रखा है, सीआरपीसी भी सारा। वो वेबसाइट पर जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोसीजर चलता है। उसके अलावा आप कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हाँ हमें केस लॉज लिखने ज़रूरी है, हम केस लॉज मगअप नहीं कर पा रहे हैं, नाम नहीं भी याद हो पा रहा है, तो दिल्ली इज़ अ प्लेस वेयर आपका अप्लाइड आता है। वो आपकी वो ये देखते हैं कि आपको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको क्या करना है उस केस लॉ का। अगर आपको नाम याद नहीं भी है, लेकिन अगर आप उसकी ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, उसका डिसीजन लिख रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं इन अ लीडिंग जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, इन अ फेमस जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, क्या एस्पेक्ट था, अगर वो एस्पेक्ट रिलेट कर रहा है और आप उसे रिलेट कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जो वो पूछना चाह रहे हैं, जो आपको वो टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात है। आप इतना परेशान मत होइए, केस लॉ का नाम याद नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर आपको याद हो रही है, ऑब्जर्वेशन अगर आप उसको कैचअप कर पा रहे हैं, जो डिसीजन आया उसको समझ पा रहे हैं, उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। इलस्ट्रेशन ज़रूर रखिए अपने आंसर्स के अंदर, इलस्ट्रेशन के थ्रू आधी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप सामने वाले
पेपर चेकर को ये समझा रहे हैं कि नहीं देखो मेरा एस्पेक्ट क्लियर है। इलस्ट्रेशन के थ्रू आप बहुत कुछ क्लियर कर जाते हो, बहुत कुछ कहीं अनकहीं बातें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ बुक्स के बारे में आप बात करना चाहते हैं, आपको इतनी मोटी किताबें लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नोट्स अगर आपने कोचिंग ली है तो उन नोट्स को आप फॉलो अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ए के जैन की किताब मुझे अच्छी लगती है। ए के जैन की किताब में काफ़ी कुछ अच्छा दिया हुआ है, केस लॉज अच्छे दिए हुए हैं, केस लॉज का एनालाइजेशन अच्छा दिया हुआ है। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट है, सारे हो गया, लिमिटेशन हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके लिए आप ए के जैन भी ले सकते हैं। बेयर एक्ट तो है ही है, बेयर एक्ट सेंट्रिक तो आपको हमेशा रहना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि बेयर एक्ट नहीं करनी है, आपको बेयर एक्ट सेंट्रिक हमेशा रहना है। जब आप बेयर एक्ट सेंट्रिक होंगे प्लस आपको आपके एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे, जो मेजर एस्पेक्ट्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, तो आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, बहुत अच्छा पेपर देंगे। और अगर आपने इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन और जजमेंट राइटिंग का पार्ट भी कर लिया प्रैक्टिस हर रोज़ 10 मिनट 15 मिनट, तो आप और भी अच्छा कर पाएंगे और आपका पेपर 110% क्लियर होगा। क्योंकि हाथ पैर फूलते हैं तो वो इसीलिए फूलते हैं क्योंकि हमने पहले से तो किया नहीं होता है, हमें पहले से पता तो होता नहीं है। दिमाग में ये तो होता है कि करना होगा, लेकिन हम एंड तक वेट करते हैं, पहले प्री क्लियर हो जाए फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे। ऐसा मत कीजिए, पहले मेंस की तैयारी कीजिए और फिर प्री कूदिए। मेंस की तैयारी हो जाएगी तो आप ये समझिए आपका प्री क्लियर है ही है। हाँ, थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स रह जाते हैं तो बेयर एक्ट आपको फोकस रहना है। बस आज इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहती थी, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करके बता दिया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम। बाय।